करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट 1 में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में सीखा था, कंडीशंस के बारे में सीखा था, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सीखा था एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सीखा था। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट 2 में हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सीखेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड से के एप्लीकेशंस क्या है उनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन जैसे बॉइलिंग पॉइंट से कैसा रिलेशन है, ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी बॉइलिंग पॉइंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से किस तरह से वेरी करता है। तो हम कुछ को रिलेशन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का अदर फिजिकल प्रॉपर्टी से, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम यहाँ पर दो तरह के सीखेंगे। सबसे पहला कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, पहले तो दोनों को समझ लीजिए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। अब ये दोनों HF के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या एक HF ले लो, एक वाटर ले लो, या फिर एक NH3 ले लो, एक आपका वाटर ले लो, या NH3 दोनों ले लो, या फिर H2O ले लो। कहने का मतलब है दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, वो दोनों मॉलिक्यूल या तो सेम हो या तो डिफरेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी मॉलिक्यूल आप ले रहे हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक HF ले लिया, दूसरा भी HF ले लिया। ठीक है, अब दोनों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, डिफरेंट का मतलब ये नहीं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अब जैसे हमने एक ही मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, एक ही, अभी क्या था, इंटर में दो मॉलिक्यूल था, इंट्रा में क्या है, हमने एक ही मॉलिक्यूल ले लिया, इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन बन जाए, तो इस तरह के बॉन्डिंग को बोला जाता है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs between of different molecules are called intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या हो गया, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल और कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने HF के दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब अगर जैसे ये आपका HF मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा भी HF का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। आपको पता है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन। अब दोनों मॉलिक्यूल को पास मिलाओगे तो यहाँ पर देखिए कंडीशन बन रहा है हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन वाला एक मैंने जिगजैग टाइप बनाया था, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये होता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट में इस तरह होता है।
और अगर यही HF का लिक्विड स्टेट में हो तो आपको इससे पहले जो हमने बनाया था वही चीज है। ये आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में जिग जैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है जिग लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो इनके बीच जो एंगल होता है, ये जो HFH के बीच जो एंगल होता है, जनरली ट्राइगोनल प्लेनर होता है 1090 डिग्री या फिर 120 डिग्री, ये एंगल होता है। ये लिक्विड स्टेट में है और इसमें भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच होता है। जैसे हमने HF ले लिया, अब एग्जांपल में ऐसे भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने एक HF मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। तो वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन आ जाएगी। ये भी क्या है आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, उसमें जिस तरह की बॉन्डिंग होगी वो हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम एक एरोमेटिक टाइप है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोफिनॉल ले लीजिए आप, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हमने चलिए ये ले लिया, ये अपना बेंजीन हो गया, यहाँ पर OH हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर NO2 ले लिया, ठीक है। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने यही ले लिया, पैरा नाइट्रोफिनॉल ही ले लिया, ठीक है। चलिए हमने यही ले लिया, यहाँ पर NO2 इधर ले लिया और OH यहाँ पे ले लिया, ठीक है। OH को मैं H को इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए NO2 में जो अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें भी हम इस तरह से कर सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ से इस तरह से, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो देखिए यहाँ से एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, भले ही दोनों सेम है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह के जो बॉन्डिंग होता है उससे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो डेफिनेशन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। अभी हम आगे जब इंट्रा पढ़ लेंगे तो वहाँ हमें कंपैरिजन पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और आपसे पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट हम पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड जो टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या था कि इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वहां पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, तो उनके बीच जो बॉन्डिंग हो रहा था उसको बोल रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा और उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन जनरेट हो जाए, इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs between एटम ऑफ सेम, वहां पे क्या था डिफरेंट था, यहाँ पर क्या होगा सेम, एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल, एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। वहां पे क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल था, और यहाँ पर क्या है, एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। यही चीज डिफरेंट है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर इसको एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हम वहां पे क्या लिए थे, एग्जाम्पल लिए थे हम लोग ने पैरा नाइट्रोफिनॉल, और अगर हम ले लें एक अर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। अर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब है कि 1-2 पोजीशन पे कंपाउंड होगी। अर्थो नाइट्रोफिनॉल आपका ये चीज हो गया, ठीक है। और ये तो बेंजीन है ही, और यहाँ पर मैंने रख दिया क्या, OH, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जरा सा 1 2 पोजीशन है आपका, ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से देखो OH वाली कंडीशन है, तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर है क्या, एक ही मॉलिक्यूल है और इसी में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन आ गई। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको बोला जाता है क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक ही मॉलिक्यूल था, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन थी। ये पूरा क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है और इंटर में क्या था, 2 मॉलिक्यूल थे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। चलिए हम लोग ने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, चलिए हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पर हमने फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पर हमने OH ले लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ से क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल, उसमें क्या हो गया, बॉन्डिंग कंडीशन। चलिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से चलिए हम लोग ने कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर चलिए मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने OH ले लिया, ओके, और बाकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई किया, CH3 हो गया, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट, यहाँ पर CH3 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल है पूरा और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन जनरेट हो रही है। तो इस तरह के जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इन तीनों एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, एक ही मॉलिक्यूल है और उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन जनरेट हो रही है। इस तरह की बॉन्डिंग को बोला जाता है क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम लोग ने अभी इंटर और इंट्रा दोनों पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक फेमस क्वेश्चन आता है कि कंपैरिजन की अगर हम बात करें, ठीक है, कंपैरिजन की अगर बात करा जाए, इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में किसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड is stronger than intramolecular hydrogen bond, intramolecular hydrogen bond। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर ऑब्वियस सी बात है, जिसका अगर जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर, अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हो, एक में क्या हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो और एक में क्या हो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और आपसे पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है किससे, इंट्रा से। तो जिस मॉलिक्यूल में अगर इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अदर से स्ट्रॉन्गर होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनका रीजन बताइए। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जैसे इसमें क्या, सॉरी, जो एक्चुअल में रीजन क्या है कि जिस मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उसका जो सरफेस एरिया होता है उसमें चिलेशन का फॉर्मेशन होता है। चिलेशन का मतलब वहां पे क्या होता है, एक रिंग टाइप को बन जाता है, और रिंग टाइप बनने से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। अब सरफेस एरिया जब डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल के भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया, अभी मान लीजिए दोनों मॉलिक्यूल के बीच इतना सारा यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों यहाँ से यहाँ तक होगा, एक कंडीशन ये है। अब मान लीजिए दोनों मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ तक टच कर रहे हैं,
सिर्फ इतना टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टचिंग का जो सरफेस एरिया वो क्या हो गया, कम हो गया ना। और आपसे पूछूं मैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, जैसे ये सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पर अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा अप्लाई करना होगा, और इस केस में क्या एनर्जी कम अप्लाई करना होगा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में यही होता है कि चिलेशन फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। और सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको रीजन में हम लोग लिख लेते हैं किस तरह, ठीक है। इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड चिलेशन फॉर्म हो जाता है, चिलेशन फॉर्म ड्यू टू दिस surface area of molecule, surface area of molecules decreases, ठीक है। surface area of molecule decreases as result boiling point also डिक्रीजेज, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल उसमें पूछे कि इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है और उसमें बॉन्डिंग कंडीशन बन रही है, तो यही ये कंडीशन है आपका कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल का चिलेशन हो जाता है, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। उसमें और बढ़ा के लिख सकते हो कि अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे कंपैरिजन से रीजन से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट लिखे हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट आएगा। तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करते चलिए। तो चलिए, सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किस तरह से रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको अच्छे से पता है कि बॉइलिंग पॉइंट का हम डिपेंड करते हैं कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में किस तरह से है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट को हम कई तरीके से देखते हैं, वहां पर हम मॉलिक्यूलर मास से भी देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉर्मल कोई मॉलिक्यूल है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है कि उस कंपाउंड का जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल कंपाउंड के लिए है। और एक आप लोग ने सीखा होगा फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए, फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड, ठीक है। आइसोमेरिक कंपाउंड ये आप ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे। आइसोमेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट हो क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप देखते हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेज, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी और हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। तो जैसे इस पे एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर है, और इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस तरह से यहाँ पे ब्रांच है। देखिए सब में दोनों में क्या है, टोटल कितने 5 कार्बन एटम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। कितने C5 और H करोगे काउंट, क्योंकि एल्केन है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। CnH2n+2 होता है, आपको पता होगा। इसमें अगर पूछे, क्योंकि आइसोमेरिक कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। C5H क्या है, 12 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर मेन चेन ये है, यहाँ पर मेन चेन 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पर एक ही ब्रांच है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आइसोमेरिक कंपाउंड में जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन का। और ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रांच क्या है, ज्यादा है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ओके। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो वायलेट कब करेगा, जब उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, ठीक है। वायलेट इफ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, वायलेट नहीं करेगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करें सिस्टेंथ ग्रुप एलिमेंट की, ठीक है, उनके हाइड्राइड की बात करें तो उसमें कौन कौन आता है, जैसे H2O आता है, ठीक है, H2S आता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम होता है, उसके बाद H2Se आता है, फिर आता है H2 सेलेनियम हो गया, और उसके बाद टेलेरियम आता है, Te, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम, ठीक है, ओके। पोलोनियम भी आता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। अब इसमें अगर पूछ ले कि बताइए इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो H2O मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और बाकी ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें क्या होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास से आप देखोगे, ठीक है, इन तीनों में। और यहाँ पर क्या दोगे, बॉइलिंग पॉइंट किससे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, H2O का होगा, उसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, टेलेरियम का हाइड्राइड, उसके बाद आ जाएगा सेलेनियम का हाइड्राइड, और सबसे कम किसका होगा, H2S का होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया 16 ग्रुप का, बस क्लियर है। इसी तरह से 15 ग्रुप में कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसमें 17 ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलिए 17th ग्रुप के जो हाइड्राइड है, ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं SF ले लेते हैं, ठीक है, HCl ले लेते हैं, HBr ले लेते हैं, और HI ले लेते हैं, और इसमें आपसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डर बताइए, तो आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं इन सभी में, तो यहाँ पर हम क्या बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट किससे लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से तो ज्यादा ही होगा, तो ऑर्डर की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें, सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का होगा, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फिर इन तीनों में HI का, फिर HBr का, और सबसे कम किसका होगा, HCl का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट किस तरह से हमें अप्लाई करना है। इसी तरह से 15 ग्रुप में वो भी होगा, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बाकी जो अदर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्राइड, वहां पे हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपका ऑर्गेनिक में आएगा, वैसे भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जितना ज्यादा ब्रांच होगा सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा, तो वंडरवॉल फोर्स जो अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच वो भी कम हो जाएगा, तो आसानी से वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसको ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ओके। तो ये हो गया पहला। अब हम बात करते हैं सेकेंड, फिजिकल स्टेट का। तो बॉइलिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है उससे फिजिकल स्टेट पे भी इफेक्ट होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो जनरली क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेकंड जो है फिजिकल स्टेट की, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट की हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो जनरली क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है जनरली वो क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। कि इफ कंपाउंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स मीन it may exist in liquid state, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे H2O, तो H2O जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बट यहाँ पे जो H2S होता है वो क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि H2O आपका लिक्विड स्टेट में होता है, बट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड डज नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज H2O मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट H2S मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है।
थर्ड यहाँ पर है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। थर्ड यहाँ पे जो एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल वाटर से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वाटर से, वो उतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि solubility of कंपाउंड और मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, solubility of molecules डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा उसकी solubility भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास एक इथाइल अल्कोहल है CH2, यहाँ पर CH2OH हमने ले लिया, एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमने OH ले लिया, ठीक है। और अब आपसे मॉलिक्यूल पूछे कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा वाटर में सोल्यूबल कौन होगा, तो यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है OH, ये वाटर से बना है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बना है, बट इस मॉलिक्यूल में इथेन 1,2 डाइऑल में यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, तो यहाँ से क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो वाटर में सोल्यूबल तो दोनों होगा, बट ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा यहाँ पर, इथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सोल्यूबिलिटी का मतलब वाटर में सोल्यूबल, इसका मतलब वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किससे, वाटर से, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो HF मॉलिक्यूल है, वो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, सोल्यूबल इन H2O। तो रीजन पूछे ड्यू टू, यहाँ पे क्या सीधा सीधा लिख दो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है जैसे आपके पास पूछ लेगा कि पैरा नाइट्रो जो फिनॉल होते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, वो OH हो गया और यहाँ से NO2 हो गया, और एक आपके पास पूछे कि अर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई अर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया अर्थो नाइट्रोफिनॉल। सिंपल सा क्वेश्चन बोले कि अब देखिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बोले इनमें से सोल्यूबल कौन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पैरा नाइट्रोफिनॉल की सोल्यूबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये जो होगा मोर सोल्यूबल होगा, मोर सोल्यूबल इन वाटर, और ये क्या होगा, इसके कंपेयर में क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा, भले ही दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे। इसका रीजन क्या है, बिकॉज अर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होगा, चिलेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, चिलेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में कम होगी इन कंपेरिजन टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिलेशन, चिलेशन से इसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो हमने बात कर लिया क्या, फिजिकल स्टेट और सोल्युबिलिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएशन एंड स्टेबिलिटी। फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है एसोसिएशन से रिलेटेड। तो फोर्थ पॉइंट में ये है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहां पर एसोसिएशन मॉलिक्यूल का पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन एसोसिएट द मॉलिक्यूल, ठीक है, एसोसिएट द मॉलिक्यूल्स। अब आप लोग ने जैसे हम लोग ने देखा ही कि यहाँ पर जैसे अगर हम अर्थोनाइट्रोफिनॉल बना लें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एसोसिएशन मॉलिक्यूल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। यहाँ से देखिए इस मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है। अब एक आप लोग ने टर्म सुना होगा डाइमर, ठीक है, डाइमर में भी आप लोग ने सुना होगा डाइमराइजेशन। डाइमर का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन होती है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होकर सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाइमर फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। कैसे, जैसे मान लो दो हमने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। ये जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे काम आएगा, इसलिए आप इसको अभी से जान लो। जैसे मान लो दो हमने एसिटिक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, दो एसिटिक मॉलिक्यूल हमने ले लिया।
अब दोनों को हमने एक कंटेनर में डाल दिया, तो क्या होगा, दोनों दो एसिटिक मॉलिक्यूल और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ CH3, फिर यहाँ से इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये चीज हुआ। अब एक मॉलिक्यूल ये हुआ, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी यही चीज है, CH3 यहाँ से C, और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ से ये चीज हो गया। देखिए यहाँ पर OH है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल हमने स्टार्टिंग में क्या दो मॉलिक्यूल डाला था, अभी क्या हो गया, ये दोनों कंबाइन होके एसोसिएट होके यहाँ पर क्या बना दिया, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दिया, ये क्या हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन, ठीक है, इसी प्रोसेस के क्या बोले जाते हैं, डाइमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। डाइमर बना लिया, दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिए। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर जब आप 12th केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर काम आएगा, ठीक है, और भी जहाँ काम आएंगे। तो डाइमराइजेशन आप जानते रहो, डाइमराइजेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, डाइमराइजेशन फॉर्म होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बोल देता है कि ये जैसे KHF2, क्वेश्चन ये है KHF2 एग्जिस्ट बट, इसके प्लेस पे हम KHCl2 ले लें, या फिर KHBr2 ले लें, या फिर KHI2 ले लें, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एग्जिस्ट करता है तो आयंस के किस फेज में होगा, ठीक है, सिंपल सा आंसर है, KHF2 में आपको क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं। और इन सभी में क्या होता है, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट, यही इसका आंसर है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आयंस पूछ लेता है कि कौन से आयन, अगर इसको हम आयनिक फेज में कन्वर्ट करें तो इसमें आयंस कौन कौन से होंगे। तो इसमें एक आयन होता है क्या, K+, आयन कौन होता है, K+ एंड HF2-, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें आयंस पूछ लेता है, अगर इसको हम आयनाइज करें तो यहाँ पे कौन से आयन होंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, KHF2 एग्जिस्ट होता है तो उसमें आयंस किस फॉज में यहाँ पर आयनाइज होगा, तो K+ और HF2- होता है, ठीक है। और आपके रीजन टाइप को पूछ सकते हैं किस तरह से, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां सीधा सा बोल देना है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट किससे। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो 5th नंबर है स्टेबिलिटी। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। हाइड्रोजन, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर इसे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए H है और H है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर मैंने OH ले लिया, और इस मॉलिक्यूल में भी हमने क्या लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे सेम OH ग्रुप है, और जनरली आपको पता है कि अगर सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप है तो वो क्या होते हैं, जनरली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। वो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। बट अगर उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल है जी, यहाँ पर देखिए OH है, यहाँ पर क्या बगल वाले कार्बन पे क्या फ्लोरीन अटैच है, तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो भले ही एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप है, इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, सपोज अपने पास अपने प्यारा सा आपने बेंजीन बना लिया, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, यहाँ से CO ग्रुप, कीटोन ग्रुप हमने ले लिया, और फिर इन दोनों कार्बन को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर OH दे दिया और यहाँ पर OH दे दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सेम कार्बन पे यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी था। तो सेम कार्बन पे होता है तो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या करेगा OH और H यहाँ से रिलीज कर देगा और अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा। बट यहाँ पर कर देखिए, यहाँ पर OH और बगल वाले कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्या होगा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो इस मॉलिक्यूल क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। इस मॉलिक्यूल क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, स्टेबलाइज किसके कारण हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ये इस तरह से छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से एप्लीकेशन इसका यूज करते हैं हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिक्स पॉइंट है यहाँ पर स्टीम वोलेटाइल। तो 6 पॉइंट है स्टीम वोलेटाइल। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जैसे अर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, तो अर्थोनाइट्रो जो फिनॉल होता है, ठीक है, हर एक जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये जो अर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, और एक हमने पैरानाइट्रोफिनॉल ले लिया। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, कौन सा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। और इसमें कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ये जनरली जो होता है आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए हमने फिनॉल का नाइट्रेशन करा दिए, तो फिनॉल का जब नाइट्रेशन कराओगे तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपको अर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा, एक आपको पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। उस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। तो किस तरह से हम उसको सेपरेट करते हैं, तो स्टीम वोलेटाइल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या होता है, कैसा होता है, चिलेशन फॉर्म होता है, सर्फेस एरिया कम होगा, ये पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या होगा, वोलेटाइल नहीं होगा। ये होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, अर्थो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। और ये क्या होता है, नॉट वोलेटाइल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, ये स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये नॉन वोलेटाइल क्यों होता है। तो सिंपल सा रीजन बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस में पूछते हैं। बाकी इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, सोल्युबिलिटी का हो गया, एसोसिएशन वाला पॉइंट हो गया, और ये स्टेबिलिटी वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए 2 पॉइंट और बचे हैं एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सरफेस टेंशन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो उसमें सरफेस टेंशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे H2O और H2S, इसमें किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें नहीं होता है, इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो 8th जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है विस्कोसिटी। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर किसी भी लिक्विड में उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी क्या होता है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को फ्लो होने से जो रोकता है उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हनी की, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है वाटर कंपेयर में, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेट टेक एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सपोज अपने पास एक है CH2, यहाँ पर मैंने OH ले लिया, CH2OH ले लिया। ठीक है, इसमें 2 OH ग्रुप है। एक हमने 3 कार्बन का कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर क्या OH है, इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है। बाकी टेट्रामेरेसी कंप्लीट कर लिए, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा। एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं जिसमें 4 कार्बन है, चारों के पास क्या है, एक OH ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज है।
डेल्टा वैलेंसी कंप्लीट कर दिया, CH2 CH CH और CH2। अब इसमें बोला जाए कि बताइए इसमें से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फॉर्म हो कि 2 OH ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी, इसकी होगी, और उसके बाद ये होगी सबसे कम विस्कोसिटी इसकी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे जो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई भी क्वेश्चन आपके जेईई नीट में आएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरा मैंने आपका कवर कर दिया आपके जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।